हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में अपने 4 तरह की एंथैल्पीज के बारे में बात की थी। उनको मैंने 2 और नामों में जोड़ दिया था। कुल मिलाकर हम 5-6 तरह की एंथैल्पी समझे। हमने संभवन की एंथैल्पी पढ़ लिया है ना। अब उनसे आगे बात करते हैं किसी अगले नाम पर। ये नाम थोड़ा ज्यादा विशेष है बेटा। इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। देखो, कंबशन का मतलब क्या है? किसी चीज को जलाना, दहन। तो हम इसे कह रहे हैं दहन की एंथैल्पी। अगर किसी चीज को जलाया जाता है इसका मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो एक बात अच्छी तरह दिमाग में डालो, कभी कभी मैं कुछ ऊष्माओं के लिए विशेष तौर पे बोलूंगा कि उनकी साइन याद रखो। अगर दहन की एंथैल्पी बोला है बेटा तो ये मान के चलोगे कि ये नेगेटिव ही आने वाली है और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर पूछा जाए दहन की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक, ऑलवेज, कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। हम हमेशा कहते हैं कि दहन है तो ऊष्माक्षेपी, बाहर ही जाएगी, अंदर नहीं आएगी। जैसे मैंने कुछ के लिए बताया था कि उनके साइन ही ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं सीधे सीधे, कि वाष्पन क्या है, गलन क्या है, उस तरह से। क्यों ऐसा? इससे कंफ्यूजन क्या हो सकता है? किसी को लगेगा कि अगर आपके सामने लकड़ी रखी है, उसको जला रहे हैं, या पेट्रोल है उसको जलाया, तो आदमी सोचेगा कि जलाने के लिए माचिस की तीली तो हमने लगाई, आग तो हमने लगाई, तो उष्मा हमने उनको दी, तो फिर ये ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक कैसे हुआ? आपने जितनी इनपुट उसको दिया, बदले में आउटपुट उससे कहीं ज्यादा आया। तो ओवरऑल रिजल्ट पर निगाह रखती है। तो ओवरऑल रिजल्ट कहता है कि उष्मा ज्यादा बड़ी मात्रा में उत्पन्न हुई है, इसलिए उष्माक्षेपी रहेगी। अब ये नहीं कह सकते कि हमने उसको स्टार्ट में जलाया था, उससे कहीं ज्यादा रिटर्न वापस आया है। इसी तरह से चलना। दहन का मतलब क्या? जैसे किसी भी पदार्थ का, अब जरूरी तो नहीं कि ऑर्गेनिक पदार्थ हो, तो 1 मोल पदार्थ, मैं पदार्थ बोल रहा हूं, यौगिक नहीं बोल रहा हूं। जलाना किसी को भी पॉसिबल है, कोई भी चीज है जो बर्न की जा सकती है, तो मैं यौगिक नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा 1 मोल पदार्थ। 1 मोल पदार्थ को वायु की उपस्थिति में दहन करने पर उत्सर्जित ऊष्मा को दहन की एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कार्बन, अब कार्बन है मेरे पास, ठोस है, मैंने उसको जलाना शुरू किया वायु के साथ, गैस के साथ, इससे मैंने जो भी बनता हुआ पाया उसमें मैंने देखा कि ऊष्मा बाहर ही जा रही है। आपको अगर याद आता हो तो सोचो, ये डाटा पहले भी बोला था, -393.5 किलो जूल पर मोल। हर निर्माण प्लस माइनस का नहीं कहता, लेकिन दहन हुआ है माइनस होगा ही। इसी तरह से अगर मैं कहूं हाइड्रोजन गैस है मेरे पास, जिससे मैं जलाने का काम कर रहा हूं, दहन कर रहा हूं, और इससे अगर H2O बनता है, बने, लेकिन ऊष्मा का क्या होगा? ऊष्मा बाहर ही जाएगी, 285.8 किलो जूल पर मोल। तो ये क्या बोल रहा है? तो सही बात, वही बात को रिपीट कर दिया। हाँ, जल के, वाटर के संभवन की ऊष्मा और हाइड्रोजन के दहन की ऊष्मा, 1 मोल हाइड्रोजन गैस की दहन की ऊष्मा बराबरी तो है। जो हाइड्रोजन का दहन है वही वाटर का संभवन है। कार्बन का दहन है और CO2 का संभवन है, इसीलिए दोनों का आंकड़ा सेम आ रहा है। हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दहन करने में ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। जैसे मैंने अगर एक लिखा CH4, जो कि अपने आप में एक गैस है, जिसे मैंने जलाना शुरू किया O2 से। अब कार्बनिक पदार्थ अगर है तो दहन होने के बाद सारा कार्बन बेटा CO2 बन जाएगा, और जितना हाइड्रोजन है वो बन जाएगा H2O लिक्विड फॉर्म में, है ना। अब तापमान ज्यादा होगा गर्म करने पर, तो वाटर वाष्प के रूप में भी उड़ जाएगा। अभी मैंने उसकी सिर्फ स्टेट लिखी लिक्विड, बट अलग अलग प्रक्रिया। अब रही बात बैलेंस करने की, तो देखो, 1 कार्बन यहां लिखा है, इधर भी 1 कार्बन बराबर है। हाइड्रोजन यहां लिखे 4, वहां लिखे 2 यहां लिख सकते हैं। ऑक्सीजन यहां 2, वहां 2 और 2 हो गए 4, इसलिए मैंने लिख दिया 2। इस अभिक्रिया में सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं सिवाय उसके जिसका दहन हो रहा है। क्यों? क्योंकि परिभाषा कहती है 1 मोल। तो जिस चीज का दहन हो रहा है, जिसकी कंबशन आप पढ़ा रहे हैं, उसे रखना होगा 1 मोल, उसे और कुछ नहीं करना। अब सवाल है, इस अभिक्रिया की एंथैल्पी क्या है? बोले मुझे नहीं पता, ऐसे तो लाखों अभिक्रिया होंगी, मुझे कितनी याद रहेंगी? तो उसके तरीके हैं, 1 नहीं 3 तरीके हैं। मैं तीनों आपके साथ बात करता हूं।
सबसे पहला तरीका ये कहता है कि क्या हमने डेल्टा एच किसी रिएक्शन का अगर पढ़ना है, किसी अभिक्रिया का डेल्टा एच निकालना है, तो सीधा साधा फंडा, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद अभिक्रिया के हिसाब से, माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, तो उत्पाद की एंथैल्पी माइनस अभिकारक की एंथैल्पी उस क्रिया को शो करेगी। तो अब हमारे पास कैलकुलेशन भी आ जाएगी, धीरे धीरे हम समझ पाएंगे कि इसको कैसे निकालना है। मतलब हर रिएक्शन को हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम उसका आंकड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक तरीका ये कहता है, एक तरीका ये भी कहता है कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर और टी। अगर मुझे इसी अभिक्रिया की आंतरिक ऊर्जा बताई जाए, दी गई हो अगर सपोज, तो दी गई हो आंतरिक ऊर्जा, तो मेरे लिए डेल्टा एनर्जी ढूंढना आसान हो सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि डेल्टा एनर्जी निकालने का तरीका याद करो, प्रोडक्ट के मोल, उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल। देखो लेकिन गिनना कौन से? सिर्फ जी, ये गैस वाले, ठीक है। तो जी लिखने का मतलब यहां पर गैस है। माना हम भारतीय लोग हैं, सम्मान से बात करते हैं सबसे, हम बिस्किट को भी पार्ले जी बोलते हैं, लेकिन ये वो जी नहीं है, ये जी मतलब गैस है। तो वाटर को गिनने का काम मत करना क्योंकि वो द्रव लिखा है। गैस सिर्फ ये दिख रहा है, इसका मतलब 1 मोल गैस माइनस ये गैस है, 2 मोल लिखा है, ये गैस है, 1 मोल लिखा है, तो 2 और 1 3, कुल मिलाकर आंसर आया -2। तो आपको डेल्टा एन जी उसकी अभिक्रिया से मिल जाएगा। क्वेश्चन में तापमान दिया होगा, आंतरिक ऊर्जा दी होगी, तो नीचे वाला फार्मूला लगा लेंगे। अगर उनकी एंथैल्पी दी होंगी तो ऊपर वाला फार्मूला लगा लेंगे। कई बार रिएक्शन दी होंगी, उनको आपस में जोड़ के सिखाऊंगा, तो धीरे धीरे सारी बातें आपको सिखाऊंगा। चलो इसके उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लो मेरे पास लिखा है C2H6 और ये गैस के रूप में है, मुझे इसका करना है कंबशन, इसका दहन करना है। तो दहन करने पर ये क्या बनेगा? अब C2H6 में कार्बन है, तो सबसे पहले तो बनेगा CO2 गैस के रूप में, वाटर H2O बनेगा। मैं नॉर्मल स्टेट वाटर की लिक्विड लिख रहा हूं। अगर क्वेश्चन में गैस लिखा हो तो गैस कंसीडर कर लेना। ये लिखा है 6 तो मैंने लिखा 3H2O। अगर कार्बन लिखे हैं 2, यहां 1 तो मैंने 2 लिख दिया। ऑक्सीजन जोड़े 2 और 2 4, यहां पर 3 7। अब प्रॉब्लम है कि अगर मैं यहां 7 लिखूं, अगर यहां पे 7 लिखता हूं तो ऑक्सीजन हो जाते हैं 7 2 14, डबल लिखना तो 7 ही है ना। तो एक काम करना, इसके बटे में लिख देना 2, ताकि 7/2 का 2 से 2 कट गया, बचे 7। तो बैलेंसिंग का ध्यान रखना। इस रिएक्शन में अगर मुझे डेल्टा एनर्जी की आवश्यकता है तो क्या करूं? मैं वाटर को फिलहाल नहीं गिन रहा हूं क्योंकि वो गैस नहीं लिखा है। मैं गिन रहा हूं किसको? CO2 को, जिसके मोल है 2। इधर C2H6 का मोल 1 और ऑक्सीजन के 7/2। तो भाई दिमाग में रखो 1 + 7/2, कुल मिलाकर 9/2। 2 का मल्टीप्लाई इधर किया, 7 से जोड़ दिया, तो यहां लिखूंगा 2 - 9/2, जो कि 2 दूनी 4 और माइनस करेगा तो 4 - 9/2, मतलब कुल मिलाकर -5/2। अब उसे 2.5 लिखो तब भी वही बात है। हर अभिक्रिया से ऐसा होगा, लेकिन एक सवाल है छोटा सा, जरा देखते हैं उसको समझकर। C6H6 बेंजीन है। अब बेंजीन तो होती ही लिक्विड है। अब लिक्विड बेंजीन का करने लगा कंबशन। जब मैंने इसे जलाना शुरू किया, मेरे सामने CO2 बना। CO2 क्यों बना? क्योंकि इसमें भी कार्बन है, 6 CO2 बनने वाले हैं। वाटर बना क्योंकि मेरे पास हाइड्रोजन है लिक्विड में और ये गैस में, ठीक। यहां पे 3 लिखा, यहां पर 6 लिखा, उसकी वजह 6 कार्बन थे, 6 CO2, 6 हाइड्रोजन थे, 3 दूना 6 हो गया। ऑक्सीजन 6 2 12, ये 6 और ये 2, 6 दूनी 12 और 3 15। अब यहां पे अगर मैं 15 लिखने जाता हूं तो 15 दूना 30 हो जाता है, इसलिए डिवाइड में 2 याद से लिखना। अगर मुझे इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एनजी ढूंढना है, इस तरह से डेल्टा एनजी, तो मैं तरीका लगाऊंगा, सिर्फ 6 मोल गिनूंगा। 6 मोल क्यों गिनूंगा? क्योंकि वाटर तो मैं गिन नहीं सकता, लिक्विड जो हुआ। यहां पर भी मैं बेंजीन को नहीं गिनने वाला। क्यों नहीं गिनने वाला? ये भी लिक्विड है, द्रव है, तो नहीं गिनूंगा। गिनूंगा सिर्फ किसको? गैस को। तो 15/2
15/2। कुल मिलाकर मेरा आंसर क्या आया? 6 - 15/2 मतलब कितना हुआ? 6 दूनी 12 -15, तो 12 - 15/2 कुल मिलाकर माइनस का 3/2 है ना, या माइनस का 1.5। अब अगर मैं ढूंढने निकला हूं इस अभिक्रिया का डेल्टा एच, इस अभिक्रिया का, कंबशन का, दहन का, और अगर मुझे क्वेश्चन में बताया जाए कि बेंजीन की डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा अगर दी गई है और वो दी गई है माइनस का 1200 कैलोरी पर मोल, दिमाग में रखकर चलना, मोल एक मोल के लिए दी गई है या एक से ज्यादा के लिए, जितने के लिए भी हमें समझना है पूरी बात को। सबसे पहले हमने सोच लिया कि आंतरिक ऊर्जा दी है, एंथैल्पी हमें निकालना है, तो इनके बीच संबंध क्या है, फार्मूला क्या है? इनके बीच का फार्मूला है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर और टी। मैंने सवाल पढ़ा, मुझे आंतरिक ऊर्जा तो मिल गई, मैं निकालने लगा डेल्टा एच को, ढूंढने लगा, तो चलो ट्राई करते हैं। डेल्टा एच निकालने लगा, आंतरिक ऊर्जा मैंने अपनी जो बताई वो बताई 1200 और माइनस साइन का इस्तेमाल किया, दिया है क्वेश्चन में, वैसे भी कंबशन में माइनस ही होगा। डेल्टा एन जी की वैल्यू यहां पे निकाली है माइनस का 3/2 या माइनस का 1/5, मैंने लिख दिया माइनस का 3/2 डेल्टा एन की जगह। आर का मान मैंने अपनी मर्जी से यहां पर 2 लिखा है, उसकी वजह है कि आर का मान कैलोरी में 2 ही तो होता है ना, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल ऐसे। लेकिन ये सवाल तब तक हल नहीं हो पाएगा जब तक मुझे टेम्परेचर ना दिया हो। अगर क्वेश्चन ने बताया है कि भाई जो अभिक्रिया हुई थी इसका जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है ना, 27 डिग्री सेल्सियस, तो मैं यहां पर 300 केल्विन लिख सकता हूं, तापमान तो हम केल्विन में ही लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करना आसान हो गया, मेरे 2 से 2 काट दिया, 3 और 3 900, 9 और 12 मैंने जोड़ दिए क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 12 और 9 हो गया 2100। मेरा आंसर आया इतना, 2100 कैलोरी प्रति मोल। तो ये आपको समझना होगा कि जो दिए गए आंकड़े हैं उनके दम पर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये एक तरीका है, पहला तरीका है, अभी 2 तरीके और ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले ये जान लिया जाए कि जिस अभिक्रिया की हम बात कर रहे थे उस अभिक्रिया का आंकड़ा होगा तो डाटा होगा तो निकलेगा। लेकिन ये बात अच्छी तरह समझें कि हमें ये आंतरिक ऊर्जा दी होती तो इस तरीके को अपनाना है, वरना नहीं, है ना। लेकिन हम इस बात से एक मतलब निकाल सकते हैं कि क्या दहन करने पर, कंबशन करने पर प्रोडक्ट CO2 और वाटर ही होगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वो पदार्थ कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन हाइड्रोजन वाला है। अगर कार्बन हाइड्रोजन वाला पदार्थ नहीं हुआ, 2 मिनट के लिए सोचो किसी ने कह दिया कि मैंने तो सल्फर का दहन करना है, कंबशन करना है, तो भाई सल्फर का दहन करने पर सल्फर प्लस O2 होगी तो वो तो SO2 बनाएगा ना। तो ऐसा थोड़ी है कि हर पदार्थ जो दहन करता है CO2 वाटर बनाता है, इसके लिए जरूरी है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जो दी गई स्थिति है उसको देखकर तय करेंगे। अगर हमने कहा कि भैया जो सल्फर था हमें तो S8 मिला था, S8 था, उसे हमने जलाया तो फिर 8O2 की जरूरत पड़ेगी और 8SO2 वो उत्पन्न करेगा। तो दी गई परिस्थिति के हिसाब से हम उसका जवाब देते हैं कंबशन में, ठीक है। तो ये रही हमारी कंबशन की पूरी परिभाषा, जिसको हमने कहा 1 मोल पदार्थ का दहन करने पर उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा को दहन की एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो चलो इससे हम थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए, अब हमने जैसे कंबशन सारा पढ़ लिया, अब हम इसके अगले पहलू से अगर बात करते हैं कि हमारे पास और किस तरह की एंथैल्पी बहुत सारी है बेटा, बहुत तरह की। जैसे एक टॉपिक होता है अधिशोषण, एडसॉर्प्शन, तो उसमें आपको बोला जाता है अधिशोषण हमेशा एक्सोथर्मिक उष्माक्षेपी होता है। तो अपने आप को हर बार एक चीज समझाओ, अपने दिमाग से इस बात को निकलने मत दो कि जो स्टेबिलिटी है ना बेटा, स्थायित्व, स्थायित्व का सीधा सीधा संबंध है ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ। तो ये रिलेशन अपने दिमाग में घुसाओ कि जिसको स्थायित्व मिलेगा। देखो हम किसी से बंध क्यों बनाते हैं, किसी से क्यों जुड़ते हैं, किसी से बात क्यों करते हैं, किसी से संबंध क्यों बनाते हैं, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। दोस्ती करते हैं स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। तो जितना स्थायित्व मिलेगा खर्चा उतना बढ़ेगा भाई, संबंध बनेंगे खर्चा होगा ही होगा, ऊर्जा बाहर जाएगी ही जाएगी। तो अगर आप कहते हैं कि किसी की पृष्ठ पर, किसी की सरफेस पर अगर कोई कण आकर रहने लगा और उसने बंध बनाया, चाहे वो सरफेस पर, पृष्ठ पर बनाए, चाहे कुछ करे, बंध तो बनाया ना। तो
तो जब बंध जुड़ेगा तो ऊष्मा बाहर जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं अधिशोषण की एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव ऊष्माक्षेपी। इस तरह की कई सारी की ऊर्जाएं, इनमें एक नाम खास करके याद आता है, तो वो है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन का मतलब क्या है? बड़ा साफ साफ हिंदी शब्द है बेटा, जल योजन। देखो योजन का मतलब क्या है? योग करना, जोड़ना। जल योजन की एंथैल्पी, जल को जोड़ना। लेकिन जल को जोड़ने का अक्सर लोग मतलब निकाल लेते हैं, पानी जोड़ा, वाटर ऐड हुआ तो विलेन बना होगा। नहीं, ये विलेन नहीं बना रहा है, ये केवल पानी को अपने साथ जोड़ रहा है। जैसे कि एक मॉलिक्यूल लिया मैंने कॉपर सल्फेट का, ठोस है, इसने सीमित मात्रा में कुछ जल के अणुओं को खींचा अपनी तरफ और बन गया कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। लेकिन अभी भी ये भाई साहब ठोस बने हुए हैं, मतलब विलयन नहीं बना करा, लिक्विड नहीं बना है। ठोस का सीमित मात्रा में जल अणुओं को खींचना और अपने आप को ठोस बनाए रखना, जैसे कि पापड़, जैसे कि बिस्किट। पर्यावरण से, एटमॉस्फेयर से पानी को खींचते हैं लेकिन गीले थोड़ी हो जाते हैं, नरम तो पड़ जाते हैं। तो पानी की वो मात्रा जिसमें वो पानी को खींचते हैं अपने साथ, जल का योजन करते हैं लेकिन ठोस बने रहते हैं। नमक की तरह नहीं, नमक और चीनी, शक्कर बारिश के दिनों में अक्सर देखते हैं गीले से हो जाते हैं, वो जल योजन नहीं हुआ, ये उससे ज्यादा आगे निकल गया। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी एक मोल लवण या ठोस पदार्थ का सीमित मात्रा में जल अणुओं को अपने साथ जोड़ना और उसकी ठोस अवस्था को बनाए रखना। ऐसा करने पर जो भी ऊष्मा बाहर जाती है उत्सर्जित होती है, क्योंकि जुड़ रहे हो तो ऊर्जा बाहर जाएगी। उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा को जल योजन की एंथैल्पी कहते हैं। ऐसा कोई अकेला एग्जाम्पल नहीं है बेटा, जरा याद करो, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, अगर मैं इसमें दो जल के अणुओं को जुड़ता हुआ देखता हूं और इसे बनता हुआ देखता हूं कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, तो जरा याद करो ये जिप्सम होता था बेटा, ये होता था जिप्सम। वो तो अच्छा हुआ मैंने यहां 2 लिखा था, अगर इसको आधा लिखता तो 1/2 तो पूरे पेरिस की टांगे टूट जाती, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये दिमाग में रखो, POP। तो ये लगातार बता रहा है कि वो एक सीमित मात्रा में जल को खींच रहा है, लेकिन ठोस पहले भी था, ठोस अब भी है ना। तो ये है जल योजन। अब कई बार ऐसा होता है कि इनमें रंग बदलते भी हैं, जैसे कॉपर सल्फेट ऐसे होता है व्हाइट, अगर पानी ना लगाओ निर्जलीय, लेकिन पानी लगने के बाद इट टर्न्स टू ब्लू। तो कलर बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट पहले भी व्हाइट था, जिप्सम भी व्हाइट ही रह गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी व्हाइट ही रह गया। तो जरूरी नहीं कि बदलेगा कलर, उसका कलर से हमारी परिभाषा में कोई संबंध नहीं है। तो ये दिमाग में रखना कि कई बार लिखा होता है एग्जाम्पल तौर पे कि भाई ये ब्लू है, जैसे ब्लू विट्रियॉल, नीला थोथा, तो रटना नहीं है कि कलर वैसा होगा। दूसरा, इन जल के अणुओं को, जो जल अणु इनके साथ जुड़े हुए हैं सीमित मात्रा में, इन जल अणुओं को क्या कहा जाता है? इन जल अणुओं को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में जुड़ने वाले जल अणु, ठीक। लेकिन अगर मैंने परिभाषा को बदला और इसे नाम दिया एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो भाई सॉल्यूशन तो विलयन हुआ ना। तो विलयन जो है बेटा, वो तो विलयन की परिभाषा से चलता है। 1 मोल विलेय को, सॉल्यूट को 1 लीटर विलयन में घोलने पर जो भी ऊष्मा बाहर जाती है या अंदर आती है, यहां दोनों ऑप्शन हो रहे हैं, बाहर जाती है या अंदर आती है, उसे विलयन की एंथैल्पी कहते हैं। तो विलयन बनाना डेल्टा H को पॉजिटिव भी रखता है और नेगेटिव भी रखता है। ये तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होता है। ऊष्मा शोषी भी होता है, क्षेपी भी होता है, आदर्श भी होता है, अनादर्श भी होता है। अनादर्श में भी 2-2 हिस्से होते हैं। तो विलयन जो है वो दोनों ऑप्शन खुले रखता है। लेकिन जल योजन बेटा सिर्फ एक होता है, ऊष्मा बाहर ही जाती है, अंदर आने का ऑप्शन बंद होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं थोड़ी आपको मदद मिली हो इस सबसे। थैंक यू।